चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारी ई फॉर इकोनॉमिक्स सीरीज़ में, जिसमें हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के उन जटिल मुद्दों पर जो हमें समझने में तकलीफ देते हैं। इन्हीं जटिल मुद्दों को, अर्थव्यवस्था के जटिल मुद्दों को हम आसान भाषा में समझ रहे हैं, जो ना ही प्योर इंग्लिश है और ना ही शुद्ध हिंदी है। यहाँ हमारी कन्वर्सेशन की भाषा हिंग्लिश है, हिंदी प्लस इंग्लिश, इसीलिए हमने सीरीज को नाम दिया है ई फॉर इकोनॉमिक्स। हमने कई कठिन आर्थिक मुद्दों पर बात करी है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी का भारत और पाकिस्तान पर क्या आर्थिक प्रभाव हो सकता है, पंजाब के द्वारा अत्यधिक बासमती चावल के कल्टीवेशन से क्या हानि उत्पन्न हो रही है, भारत में बेरोजगारी और रोजगार के आंकड़े निकालने की प्रक्रिया में क्या बदलाव हुआ है, इत्यादि। इसी कड़ी में आज 6th पार्ट हम डिस्कस करेंगे। जो मुद्दा हम लेकर आए हैं 6th पार्ट में, वो होगा आरबीआई के कंटिंजेंसी बफर से संबंधित। आज फ्रंट पेजेस, चाहे वो अंग्रेजी अखबार हो चाहे वो हिंदी अखबार हो, दोनों में ही फ्रंट पेजेस पर एक खबर है कि आरबीआई लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पर सरकार को ट्रांसफर करेगा। लेट मी शो यू अ स्निपेट ऑफ द न्यूज़पेपर हेडलाइन। कुछ इस प्रकार की न्यूज़पेपर हेडलाइन अखबारों के पन्नों पर है। आज ये अंग्रेजी अखबार की एक हेडलाइन है। आज से मेरा मतलब है 24 मई को। ये अंग्रेजी अखबार की हेडलाइन, ये अंग्रेजी अखबार की हेडलाइन है। ऐसे ही आप हिंदी अखबारों को भी 24 मई की तारीख में देखेंगे तो आपको ऐसी ही कुछ हेडलाइंस नजर आएगी। क्या है ये? आरबीआई के द्वारा डिविडेंड ट्रांसफर के क्या मायने हैं, इसे हम समझेंगे। खबर यह है कि आरबीआई लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड सरकार को ट्रांसफर करेगा। डिविडेंड होता क्या है, पहले इसे समझते हैं। सरप्लस होता क्या है? मान लीजिए एक कंपनी है जिसे साल में 100 रुपए का मुनाफा हुआ है अपने खर्चे वगैरह काट लेने के बाद। ये जो 100 रुपए का मुनाफा हुआ है, ये कंपनी चाहे तो अपने मालिकों को ट्रांसफर कर सकती है। हो सकता है इस कंपनी के दो मालिक हों, मालिक ए और मालिक बी। मुनाफा मालिकों के शेयर होल्डिंग के प्रपोर्शन में बंटता है। हो सकता है पहला वाला मालिक 50% के शेयर्स रखता हो और दूसरा भी 50% के शेयर्स रखता हो, तो जो मुनाफे का बंटवारा होगा वो 50-50 रुपए हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि एक और तीसरा मालिक भी आ गया। इस कारण से जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो इनका मालिकाना हक है इस कंपनी में, वो कुछ ऐसा बटा कि 30% का मालिक ए रह गया, 20% का मालिक बी रह गया और 50% का मालिक अब सी हो गया है। अभी मुनाफा किस प्रपोर्शन में बटेगा? 30 रुपए ए को मिलेंगे, 50 रुपए बी को मिलेंगे। सॉरी, 20% का मालिक है तो 20 रुपए बी को मिलेंगे, और अब ये 50% का मालिक है तो 50 रुपए सी को मिलेंगे। कुल मिलाकर जो मालिक होता है उसकी मुनाफे में हिस्सेदारी होती है। इसी को हम कहते हैं डिविडेंड। कुछ ऐसा ही आरबीआई के कंटेक्स्ट में है। आरबीआई का 100% मालिक कौन हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इज द 100% ओनर ऑफ आरबीआई। इसी प्रक्रिया में अगर आरबीआई कुछ मुनाफा कमाएगा तो आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठकर ये निर्णय लेंगे कि इस मुनाफे की कितनी हिस्सेदारी अपने मालिक को ट्रांसफर करनी है। इस साल आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निर्णय लिया है कि वो 2.5 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड या सरप्लस कह लीजिए, सरकार को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि सरकार उनकी मालिक है। इसके कंटेक्स्ट में एक बड़ी डिबेट चल रही थी बहुत दिनों से। क्या डिबेट है वो? मान लीजिए कि आरबीआई की बैलेंस शीट है 100 रुपए की। बैलेंस शीट का मतलब आरबीआई के एसेट्स या लायबिलिटीज
100 रुपए के हैं। एसेट्स का मतलब वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे आरबीआई भविष्य में कुछ कमाई करेगा, वो आरबीआई के एसेट्स कहलाते हैं। लायबिलिटी मतलब आरबीआई की देनदारियां। जब आरबीआई एक 100 रुपए का नोट छापता है तो ये बाजार में पहुंचाएगा। नया नोट छापा 100 रुपए का और इसे बाजार में भेजा, लेकिन क्या ऐसे फ्री में भेज देंगे बाजार में? नहीं, किसी को भी 100 रुपए कोई भी फ्री में नहीं देता। तो आरबीआई ने जब 100 रुपए का नोट छापा, बाजार में सरकार को दिया मान लीजिए, इसके बदले सरकार से आरबीआई एक कागज का टुकड़ा मांगता है, उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो 100 रुपए के गवर्नमेंट बॉन्ड सरकार को बेचेगा और इसके बदले सरकार एक कागज का टुकड़ा देगी उसे, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक प्रकार की उधारी है जो सरकार ने ली है आरबीआई से। इस गवर्नमेंट बॉन्ड पर सरकार ब्याज भी पे करेगी। ऐसा सोचो, 100 रुपए की उधारी सरकार को दी है, सरकार ने कागज लिख कर दिया है कि ठीक है, तुमने हमें 100 रुपए की उधारी दी है, हम तुम्हें 105 रुपए मतलब 100 रुपए का मूल्य और 5 रुपए का ब्याज चुका देंगे। जब ये 5 रुपए का ब्याज सरकार चुकाएगी तो आरबीआई की आमदनी हो जाएगी, इनकम हो जाएगी 5 रुपए। इस 5 रुपए इनकम को कमाने के लिए आरबीआई को कुछ खर्चा करना पड़ा है। क्या खर्चा करना पड़ा है? नोट छापना पड़ा है। तो 100 रुपए का नोट छापने में हो सकता है 2 रुपए का खर्चा आया हो। इसके अलावा भी संभव है कि आरबीआई को अपने दूसरे एक्सपेंसेस जैसे सैलरी और पेंशन के लिए 1 रुपए खर्चा करना पड़ा हो। कुल मिलाकर 5 रुपए की आमदनी हो रही है और 3 रुपए का खर्चा हो रहा है, बचा 2 रुपए। ये 2 रुपए आरबीआई डिविडेंड के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर देगा। यही जो यहां पर मैंने 2 रुपए लिया है, यही अखबारों में आज है कि ऐसा कितना मुनाफा आरबीआई ने सरकार को ट्रांसफर करा है, वो है 2.5 लाख करोड़ रुपए। आगे बात करते हैं। अब आरबीआई सरकार को कितना रुपया ट्रांसफर करेगा, ये कई पहलुओं में से एक प्रमुख मुद्दे से तय होता है। उसे हम कहते हैं कंटिंजेंसी बफर। ऐसा समझिए कि आरबीआई के पास 100 रुपए हैं। इस 100 रुपए में से आरबीआई चाह तो रहा है कि पूरा रुपया सरकार को दे दूं, लेकिन उसे एक भय भी है कि अगर पूरा रुपया सरकार को दे दिया और जब बुरा वक्त आया तो मेरी गुल्लक में तो बुरी स्थिति से निपटने के लिए कुछ पैसा ही मौजूद नहीं होगा। इसलिए आरबीआई पूरा 100 रुपया सरकार को ट्रांसफर ना करते हुए कुछ रुपया अपनी तिजोरी में बुरे वक्त के लिए बचाकर रख लेता है। इसी को हमने इकोनॉमिक्स में भारी नाम दिया है कंटिंजेंसी रिजर्व फंड। आरबीआई अपने पास कुछ कंटिंजेंसी रिजर्व फंड भी रखता है। इसका क्या मतलब, समझते हैं। मान लीजिए आरबीआई की आमदनी है 100 रुपए और कुछ खर्चे हैं। क्या खर्चे हैं आरबीआई के? जैसे प्रिंटिंग ऑफ करेंसी का खर्चा है, नोट छापने का खर्चा, सैलरी पेंशन का खर्चा, किराए का खर्चा, चाय पानी पीते हैं वो उसका खर्चा, वॉटएवर। ये सब खर्चे मैं मान लेता हूं 30 रुपए के खर्चे हैं। अभी इसको बाद में दिखेंगे, एक और खर्चा है, क्या है ये देखेंगे बाद में। फिलहाल 30 रुपए के खर्चे नजर आ रहे हैं। आमदनी हुई थी 100 रुपए, मतलब 30 रुपए के खर्चे और आमदनी 100 रुपए, तो बचा कितना? नेट इनकम 70 रुपए। बात ऐसी है कि आरबीआई चाहे तो पूरे 70 रुपए सरकार को दे सकता है कि आप मेरे मालिक हो, ये लो 70 रुपए मुनाफे के। लेकिन आरबीआई ने इस बार कहा है, कई सालों से ये काम कर रहा है,
और इस बार भी ये काम करा है कि पूरे 70 रुपए सरकार को ट्रांसफर ना करते हुए, मान लेते हैं हम उदाहरण के तौर पर 7 रुपए कंटिंजेंसी रिजर्व फंड में रख लिए हैं। इसलिए सरकार को 70 रुपए ना देते हुए इस बार आरबीआई ने 63 रुपीस ही दिए हैं। बड़ा मुद्दा जो कई दिनों से गरमाया हुआ है वो ये है कि आरबीआई को अपने बुरे वक्त के लिए क्या 7 रुपए रखने चाहिए या 6 रुपए रखने चाहिए। कई दिनों से मुद्दा चल रहा था और आज अखबारों के फ्रंट पेज पर खबर है कि आरबीआई ने फाइनली निर्णय लिया है कि हम अपने पास, मतलब आरबीआई खुद अपने पास 6 रुपए नहीं रखेगा बुरे वक्त से निपटने के लिए, 7 रुपए रखेगा। मतलब सरकार को कम पैसे ट्रांसफर करेगा क्योंकि ज्यादा रुपया आरबीआई खुद अपनी गुल्लक में, अपनी तिजोरी में बुरे वक्त से निपटने के लिए रख रहा है। इसी रुपए को हम कहते हैं कंटिंजेंसी रिजर्व फंड। खबर यह है कि आरबीआई ने अपना कंटिंजेंसी रिजर्व फंड जो कि 6.5% होता था उसे बढ़ाकर 7.5% ऑफ इट्स बैलेंस शीट कर दिया है। मतलब कम रुपया आप सरकार को ट्रांसफर करेगा और ज्यादा रुपया खुद की तिजोरी में रखेगा। 6 नहीं 7 रुपया रखेगा खुद की तिजोरी में। पिछले साल तक खुद की तिजोरी में आरबीआई 6.5 रुपया रखता था, मतलब 6.5% के हिसाब से तिजोरी में पैसा रखता था। लेट मी शो यू, ये देखो, ये पिछले साल का आंकड़ा है। 6.5% के हिसाब से आरबीआई ने खुद की तिजोरी में पैसा रखा था और उसके बाद जो पैसा बचा था 2,11,000 करोड़ वो सरकार को दे दिया था। इस साल आरबीआई ने कहा है कि मैं खुद की तिजोरी में ज्यादा रुपया रखूंगा, 7.5 रुपए, और 2,70,000 करोड़ रुपए सरकार को ट्रांसफर कर दूंगा। अगर पिछले साल की ही तरह इस बार भी आरबीआई अपनी तिजोरी में 6.5% पैसा रखता तो सरकार को इस साल 3 लाख करोड़ रुपए की अधिक आमदनी होती। लेकिन आरबीआई ने ऐसा नहीं करा है। आरबीआई ने ज्यादा पैसा कंटिंजेंसी रिजर्व फंड का खुद के पास रखा है। तो एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था। आरबीआई कमाई कहां से करता है, जो मैंने यहां पर आपको इनकम लिखा है, लेट मी शो यू, कि आरबीआई ने 100 रुपए कमाए, तो ये 100 रुपए कमाता कहां से है, थोड़ी इस पे बात करते हैं। वही ये स्लाइड बता रही है कि आरबीआई अपनी कमाई एक तो रेपो रेट से करता है, बैंक्स को उधारी देता है, उस बैंक पर आरबीआई ब्याज कमाता है, ये उसकी एक कमाई है। आरबीआई ट्रेडिंग भी करता है, जैसे विदेशी मुद्रा को बेचता है, खरीदता है, सस्ते में खरीद के महंगे में बेचेगा तो कमाई होगी, ये भी उसकी आमदनी का एक जरिया है। और सिग्न्योरेज, इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है कि एक 100 रुपए का नोट छापा, सरकार को उधारी पे दे दिया। इस सरकार को जब 100 रुपए का नोट छापकर उधारी पे दिया तो सरकार उस पर ब्याज भरेगी आरबीआई को 5 रुपए। लेकिन 100 रुपए का नोट छापने में खर्चा कितना आया, 2 रुपए, तो 2 रुपए का खर्चा आया और 5 रुपए ब्याज के कमा लिए, मतलब 3 रुपए। इसी आमदनी को हम कहते हैं सिग्न्योरेज। द प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम प्रिंटिंग करेंसी कॉस्ट्स लेस देन इट्स फेस वैल्यू। यहां पर मैंने वही समझाया है कि एक 100 रुपए का नोट छापने में मान लीजिए 3 रुपए का खर्चा आता है, इसी को उसने 100 रुपए के नोट को सरकार को जब उधारी पर दिया और 5 रुपए का ब्याज कमाया तो कमाई 5 रुपए हो गई, लेकिन खर्चा 3 रुपए, मतलब 2 रुपए का सिग्न्योरेज की कमाई हुई। द कंटिंजेंसी रिस्क बफर जो मैं आपको बताया, ये बुरे वक्त से लड़ने के लिए आरबीआई का फंड होता है, रिस्क को मैनेज करने के लिए मदद करता है। कभी घाटा पड़ जाए आरबीआई को तो एक फंड बना रहे, और ये हमारे सेंट्रल बैंक की स्टेबिलिटी को भी बनाकर रखता है। इसलिए आरबीआई ने अपना कंटिंजेंसी रिजर्व फंड भी बढ़ाया है, लेकिन इस प्रकार मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाया है। एक कमिटी बनी थी 2019 में, उस कमिटी का नाम था बिमल जालान कमिटी। उसकी रिकमेंडेशन थी कि आरबीआई को अपना कंटिंजेंसी रिस्क बफर 5.5 से 6.5% ऑफ बैलेंस शीट रखना चाहिए। अभी तक 2024 तक वो 6.5% ऑफ बैलेंस शीट था, लेकिन इस बार
2025 में, फाइनेंशियल ईयर 2025 में आरबीआई ने निर्णय लिया है कि इस रिस्क बफर को बढ़ाकर 7.5% पर ले जाएंगे। मतलब आरबीआई की अब नीति यह है कि जो बुरे वक्त के लिए गुल्लक में पैसा रहेगा वो 5.5 से 7.5% ऑफ टोटल एसेट्स रहेगा, ना कि पिछले साल जैसा जब 6.5% ऑफ टोटल एसेट्स तक रिस्क बफर रहता था। आरबीआई के जो मुनाफे होते हैं, आरबीआई उससे अपने खर्चे वगैरह निकालने के बाद जो पैसा बचता है वो सरकार को ट्रांसफर कर देता है, वही यहां लिखा है, और सरकार फिर उस पैसे से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्टैचू और पुल बनवाती है, जिससे खुशहाली आती है देश में। बिमल जालान कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम कंटिंजेंसी रिस्क बफर 5.5% होना चाहिए और मैक्सिमम 6.5%। ये बिमल जालान कमेटी ने 2019 में रिकमेंड करा था, लेकिन ये चला 2024 तक। 2025 में आरबीआई ने इसमें बदलाव कर दिया है और अपर लिमिट को कहां ले गया है, 7.5% पर। याद रखना पड़ेगा आपको। अब ये ना दोनों के बीच एक झगड़े का कारण है। इधर है आरबीआई और इधर है महामहिम सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोनों झगड़ रहे हैं। सरकार क्या कह रही है, नहीं भाई तू कंटिंजेंसी रिस्क बफर कम रख और मुझे ज्यादा पैसा दे दे। आरबीआई कह रहा है नहीं 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 हो पाएगा। ये बोल रहे हैं बहुत जगह है, ये बोल रहे हैं नहीं जगह है। लेट अस सी व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, व्हाट आर द positions and what are the arguments of government and RBI respectively। अगर कंटिंजेंसी रिस्क बफर हायर रखा, मतलब आरबीआई अपने गुल्लक में ज्यादा पैसा रखे और सरकार को कम डिविडेंड ट्रांसफर करे, उसका नतीजा क्या होगा, सरकार को कम पैसा मिलेगा। नतीजा, सरकार को ज्यादा उधारियां लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके पैसों की पूर्ति आरबीआई के द्वारा दिए गए पैसे से नहीं होगी, तो वो बाजार में जाएगी और नए बॉन्ड्स इशू करके उधारी उठाएगी। इस कारण से बाजार से पैसे को सरकार खींच लेगी और बाजार में लिक्विडिटी की शॉर्टेज हो जाएगी। बाजार में पैसे का फ्लो कम होगा, सरकार को बाजार से उधारी लेनी पड़ेगी। साथ ही जब आरबीआई ऐसा हायर कंटिंजेंसी रिस्क बफर रखता है कि 6.5% से बढ़ाकर 7.5%, तो बात ऐसी है कि यह हमें एक सिग्नल देता है कि आरबीआई खुद चिंतित है कि बुरा वक्त तो आ सकता है। अगर आरबीआई बिल्कुल ही बेफिक्र होता कि बुरा वक्त आ ही नहीं सकता, तो वो अपना कंटिंजेंसी रिस्क बफर 6.5% पर रखता, पर वो बढ़ा रहा है बुरे वक्त के लिए गुल्लक में पैसे को, क्योंकि उसको कहीं अंदेशा हो सकता है कि बुरा वक्त आ सकता है। और ऐसी बात आरबीआई बोलकर नहीं कहता कि सब तैयार हो जाओ, बामुलायजा होशियार, बुरा वक्त आने वाला है। बुरा वक्त तो बोलकर नहीं आता, ऐसे ही आरबीआई बोलकर नहीं करता। आरबीआई जस्ट सिग्नल्स देता है कि देखो मैंने कंटिंजेंसी रिस्क बफर बढ़ा दिया है, तो बुरा वक्त आ सकता है। ऐसा बोलेगा नहीं, ये उसकी एक सिग्नलिंग होगी। तो आरबीआई मे नॉट कम्युनिकेट बट सिग्नल्स, कॉशन, होशियार। लेकिन अगर आरबीआई कंटिंजेंसी रिस्क बफर कम कर देता कि यार 6.5% अपने गुल्लक में ना रखकर 5.5% ही रखता, इसके क्या नतीजे? इसका नतीजा ये होता कि सरकार को कम उधारियां लेनी पड़ती, क्योंकि बड़ी मात्रा में पैसा आ जाता। जब सरकार कम उधारियां लेती, मतलब पैसे की डिमांड कम करती, तो बाजार में ब्याज की दरें भी गिर जाती। तो फॉलिंग बॉन्ड, और जो एक उधारी पर ब्याज की दर मिलती है उसी को हम कहते हैं बॉन्ड यील्ड्स। तो गवर्नमेंट वुड नीड टू पे लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड्स, और बाजार से चूंकि सरकार पैसा नहीं उठाती तो बाजार में लिक्विडिटी ज्यादा होती। हां, इसका एक दुष्परिणाम हो सकता है कि महंगाई बढ़ जाए, और जब निवेशकों को ऐसा दिखता कि भाई बाजार में तो जो नए बॉन्ड्स आ रहे हैं उनकी ब्याज की दर कम है, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स जिनकी ब्याज की दर ज्यादा है उन्हें खरीदने में लग जाते हैं। बॉन्ड्स को बहुत खरीदते हैं, जो जितना बॉन्ड को खरीदता है बॉन्ड का भाव उतना बढ़ता है। तो बॉन्ड प्राइसेस वुड हैव रिजन, अपवर्ड प्रेशर ऑन बॉन्ड प्राइसेस।
ऐसा हो जाएगा कब? अगर आरबीआई कंटिजेंसी रिजर्व या रिस्क बफर को कम कर दे तो, पर ऐसा उसने करा नहीं है। चूंकि आरबीआई ने रिस्क बफर को बढ़ाया है 6.5 से 7.5, ये बता रहा है कि भाई आरबीआई खुद चिंतित है कि कुछ इंटरनल रिस्क अराइज हो सकती है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में। जैसे रिसेंटली हमने इंडसइंड बैंक में कुछ स्ट्रेस उभरता देखा है, हो सकता है ऐसे और स्ट्रेस जो हम ना देख पा रहे हो आरबीआई देख रहा है, इसलिए वो अपने रिस्क बफर को कम नहीं कर रहा है। वही बात कि आरबीआई बोलता नहीं है, आरबीआई सिग्नल्स देता है। तो आरबीआई के द्वारा जब रिस्क बफर को बढ़ाया गया तो ये सिग्नल है कि भाई होशियार, बुरा वक्त आ सकता है। और इससे बैंक्स को भी अपनी उधारियों को ठीक करने का एक मौका मिलेगा कि भाई देख लो, मैं खुद अपने गुल्लक में ज्यादा पैसे रख रहा हूं कि बुरा वक्त आएगा तो यहां से इस्तेमाल करूंगा, तो तुम भी तुम्हारी उधारियां सोच समझकर चलाना बैंक्स। ऐसी सिग्नलिंग होती है जब रिस्क बफर को आरबीआई बढ़ा देता है। सरकार क्यों चाह रही है कि आरबीआई रिस्क बफर को ना बढ़ाए? क्योंकि जब आरबीआई अपने गुल्लक में कम पैसा रखेगा तो सरकार को ज्यादा पैसा ट्रांसफर करेगा। और सरकार को ज्यादा पैसा क्यों चाहिए? इसलिए क्योंकि सरकार के बहुत बड़े खर्चे हैं। क्या खर्चे हैं? भारत सरकार साल में 51 लाख करोड़ रुपए का खर्चा करती है। टोटल एक्सपेंडिचर इज 51 लाख करोड़ रुपीस। इस 51 लाख करोड़ में सरकार सबसे बड़ा खर्चा किसी मंत्रालय पर करती है तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उस पर 7 लाख करोड़ का खर्चा करती है। लेकिन इससे भी बड़ा खर्चा एक मुद्दे पर होता है, मंत्रालय पर नहीं, एक मुद्दे पर। वो है पिछली उधारियों का ब्याज भरना। वो है लगभग 13 लाख करोड़ रुपए। मतलब हम ऐसी स्थिति में है कि हम ब्याज भरने पर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और डिफेंस पर कम खर्चा कर रहे हैं। सरकार को हाल ही में हुए पाकिस्तान भारत के मुद्दे ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखते हुए अपने डिफेंस पर खर्चा बढ़ाना है और पैसे को जुटाना है बिना फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाए। उसका एक तरीका यह है कि सरकार आरबीआई से बोले कि तुम अपना रिस्क बफर कम रखो और मुझे ज्यादा पैसे ट्रांसफर करो। ये डिफेंस पर खर्चे हैं 7 लाख करोड़ रुपए। अगर आरबीआई ज्यादा डिविडेंड देगा सरकार को, लगभग 3 लाख करोड़, तो सरकार की आमदनी ज्यादा होगी और वो डिफेंस पर अपने खर्चे बढ़ा पाएंगे बिना फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाए। ये एक प्रोमिनेंट रीजन है कि क्यों सरकार चाह रही है कि आरबीआई अपना रिस्क बफर कम करें। कुल मिलाकर एक बैलेंसिंग एक्ट रखने की जरूरत है कि देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहे और प्रायोरिटी के अनुसार सेक्टर्स पे खर्चा हो, जैसे डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल प्रोग्राम्स। फाइनली वो दिन आ गया और आरबीआई ने 23 मई को बैठकर क्या निर्णय लिया? उन्होंने निर्णय लिया कि हम 2 पॉइंट लेट मी आरबीआई ने निर्णय लिया है कि हम लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार को ट्रांसफर करेंगे। लेकिन आरबीआई ने अपना कंटिजेंसी रिस्क बफर बढ़ाकर 7.5% कर दिया है, जो अभी तक 6.5% हुआ करता था। देखेंगे आप कि फिस्कल ईयर 24 में 6.5% रिस्क बफर था, फिस्कल ईयर 25 में उसे बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। इससे अगर पुराने परसेंटेज से सरकार को पैसा देता आरबीआई तो 3 लाख करोड़ देता, लेकिन नए रिस्क बफर के अनुसार जब पैसा दे रहा है तो 2,70,000 करोड़ ही दे रहा है। ये आज की 24 मई की खबर है। वही उसी डायग्राम को मैंने यहां पर नेक्स्ट पेज पर जूम कर दिया है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि किस प्रकार कंटिजेंसी रिस्क बफर की संरचना है, आरबीआई ने इसे क्यों बढ़ाया,
इसको बढ़ाने से आरबीआई का क्या उद्देश्य फुलफिल हो रहा है, और सरकार क्यों बहुत ज़्यादा नहीं चाहती थी कि ये रिस्क बफर बढ़े, क्योंकि सरकार को पैसों की आवश्यकता है, खासतौर पर अपने डिफेंस खर्चों को बढ़ाने के लिए। उम्मीद है आपको ई फॉर इकोनॉमिक्स सीरीज में ये मुद्दा समझ आया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज कंटिंजेंसी रिस्क बफर। ऐसे ही और जटिल मुद्दों को आसान भाषा में आप तक प्रस्तुत करते रहेंगे हम ई फॉर इकोनॉमिक्स सीरीज में। थैंक यू सो मच।